हेलो स्टूडेंट्स, CUT 2022 में ज्योग्राफी डोमेन के अंदर हमने अभी एक सेगमेंट कंप्लीट किया था लेक्चर्स में। जो पहला हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो डिफरेंट चैप्टर स्कीम थी उसके तहत उसको पूरा कंप्लीट किया था। उसमें हमने नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप और वो वाला पोर्शन देखा था पहले लेक्चर में। फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो अदर एस्पेक्ट्स थे उन पे बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, टर्शरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी, इस तरीके से प्राइमरी, इस तरीके से हमने उनको पढ़ा था। साथ में उनके जो कुछ स्पेशल सेगमेंट्स थे, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में जो एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट था उसको हमने उस सेगमेंट के अंदर डिटेल से देखा था। साथ में टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे हमने टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड, इसको काफ़ी ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देखा था। एक यूनिट के तौर पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ा था और लास्ट यूनिट के तौर पे हमने वहाँ पे देखा था सेटलमेंट ज्योग्राफी को, कि पूरे विश्व में जो सेटलमेंट्स के टाइप्स हैं वो किस तरीके के हैं, उनका जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, उसको प्रभावित करने वाले कारक किस तरीके के हैं। मैं आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछले लेक्चर से अपनी क्लास को देखें ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि अब जो अपन करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट यूनिट है अपनी सिलेबस की, इंडियन पीपल एंड इंडियन इकोनॉमी, वो बेसिकली पूरे जो चैप्टर स्कीम है वो जो फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसके पैरेलल ही उसकी चैप्टर स्कीम है। तो अगर आपने वहाँ पे बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर हैं तो यहाँ पे अपन उनको बड़े प्रोस्पेक्ट्स में उनको लागू कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आपने अगर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो समर्थ एग्जाम प्रेप की अपनी ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यूएशन में वीडियो प्राप्त कर सकें। साथ में और जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, जो बेनिफिशियरी जो एसेट्स है आपके लिए, वो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। आज अपन जो इस सेगमेंट को पढ़ेंगे, आपको याद होगा कि पिछली यूनिट में भी हमने इसी चैप्टर को वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखा था। आज हम यहाँ पे इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। वहां पे हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या चीज देखी जाती है कि पूरे जो एरिया है, किसी एरिया के ऊपर पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें क्या चीज रहती है, इसमें ये चीज रहती है कि कुछ जगह पे लोग सघनता से बसे होते हैं, कुछ जगह पे लोग विरल रूप से बसे हुए रहते हैं, स्पार्सली बसे हुए रहते हैं। उसके फैक्टर्स थे, हमने देखे थे, कल्चरल फैक्टर भी होते हैं, उसके पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर भी होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं। वो हमने उस वीडियो के अंदर डिटेल में बात की थी। तो वही चीज इंडिया पर भी लागू होती है। इंडिया के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का है। गंगेटिक जो प्लेन है वो हाईली डेंस और हाईली पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस है वो बेटर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से गंगेटिक प्लेन है वो वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया है, वेल पॉपुलेटेड एरिया है। हिली रीजन है, डेजर्ट रीजन है, ये ऐसे रीजन है जहाँ पे ड्रास्टिक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और रफ टेरेन है, उन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम डेंस पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में चलिए आज के लेक्चर में अपन चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो किस तरीके से अपने सामने आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स हाउ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन गिवन एरिया। इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइवन। ये कहीं भी आ जाए, देखो ये चीज आपको सहज लग रही होगी। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सवाल को कैसे बनाएगा, कुछ फैक्चुअल सवाल बनाएगा। जैसे ये पूछ लेगा कि स्टेट दे देगा, किसी स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसका कम है, उनका एक हायरार्की में दे देगा, कम ज़्यादा वाले दे देगा, या उनकी डेंसिटी दे देगा, उनके सामने उनको मिलवा लेगा, या ज़्यादा है कम वाले दे देगा, उनकी हायरार्की बनवा लेगा। इस तरीके के फैक्चुअल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ में कुछ कंसेप्चुअल सवाल, जो वही उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज़ यहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों है और ऐसी क्यों है। ठीक है, जब ज्योग्राफी में अपने WH वर्ड में देखते हैं कि व्हाट, वेयर और व्हाई,
कि क्या चीज है, कहाँ है और वहां पर है तो क्यों है। तो उस सेगमेंट के क्वेश्चंस को हमें, तो अब ये जैसे स्टेटमेंट दे दे कि भारत की पॉपुलेशन है वो समान रूप से वितरित है, ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में, दुनिया कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी आए तो ऐसा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पॉपुलेशन कभी भी कहीं भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना डेवलपमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उनके अंदर क्या है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो हमने जो चीज देखी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है। एज सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड वेयर सम आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो हम उनको क्या है, कैटेगरी में बांट के देखते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसी तरीके से इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। स्टेट विद हाई पॉपुलेशन वो है गंगेटिक प्लेन के जो ज्यादातर हैं वो इसमें आ जाएंगे आपके सामने। जैसे उत्तर प्रदेश है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है इसके अंदर। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, हाईली डेंस पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 76% क्या करते हैं, कवर करते हैं। स्टेट विद मॉडरेट पॉपुलेशन, आसाम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब, गोवा, ये क्या है, मॉडरेट पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं। एक चीज आपको थोड़ी सी और समझनी है, जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो वो अलग बात होती है और डेंसिटी पूछेगा तो वो अलग बात होती है। अगर एक छोटा स्टेट है उसकी जब पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो हो सकता है उस छोटे 1 किलोमीटर के स्टेट में 1000 लोग रहते हैं और एक स्टेट है वो 1000 किलोमीटर का है और उसमें 5000 लोग रहते हैं। तो डेंसिटी तो 1000 लोग जिसमें 1 किलोमीटर में रहते हैं उसमें ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पॉपुलेशन की जब बात की जाएगी तो पॉपुलेशन में वही चीज अलग तरीके से देखी जाती है। तो कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे इनमें गोवा है, हरियाणा है, इनका डेंसिटी तो काफी ज्यादा है लेकिन इनकी पॉपुलेशन, इनके एरिया छोटा होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन की जब वो अपन सीक्वेंस बनाते हैं तो उस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। लो पॉपुलेशन वाले हैं हिली और जो ट्राइबल रीजन है जिनके अंदर ज्यादा, वो क्या है, लो पॉपुलेशन वाले हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है असम को छोड़ के, और यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली को छोड़ के। ये आपको क्वेश्चन के तौर पे रखना है कि सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो लो पॉपुलेशन वाले जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है। तो क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, दिल्ली। सभी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के वो लो पॉपुलेशन सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास वहां पे एक्सेप्शन है आसाम का, ठीक है। क्योंकि ये मॉडरेट में आता है आसाम। तो अपने को इस तरीके से चीजों को क्या करना है, क्लियरिटी के साथ समझना है। और जो गहराई में कोई लाइन लिखी होती है, एक्सेप्शन कहीं दिया हुआ होता है, तो उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल के आगे अपने से क्या करवाई जाती है, टीचर देखता है कि भाई यहां पे बच्चे से क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। अब ये अपने सामने मैप है, जो आपकी भी टेक्स्ट बुक में मैप है, आप अभी देख रहे होंगे उसको। तो ये जो चीज है इसे बोला जाता है डॉट मेथड। डॉट मेथड के द्वारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है। डॉट मेथड को क्वांटिटेटिव मेथड्स इन ज्योग्राफी में ये चीज आती है कि जो डाटा है उसको प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। तो एक नॉर्मल पिक्चराइजेशन मेथड से आप दिखाते हो, एक आप क्वांटिटेटिव मेथड से दिखाते हो। तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या चीज आती है कि आप डॉट्स से दिखाते हो। तो अब देखो, अभी इन डॉट्स में जहां डॉट्स क्या है, गहरे होते जाते हैं, उसका मतलब पॉपुलेशन वहां पे डेंसिटी ज्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी वहां पर क्या है, ज्यादा है। जहां पे ये स्केटर्ड है वहां पे पॉपुलेशन कम है। अब देखो स्केटर्ड कहां मिल रहे हैं आपको, 1 डॉट है वो लगभग कितने लोगों को दिखा रहा है, 2 लाख लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो रीजन है, आजा भाई, आ गया है, ये रीजन है, देखो ये रीजन है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, मिजोरम है, ठीक है। और ऐसा एरिया कौन सा है, ये राजस्थान का ये वाला रीजन, कुछ गुजरात का ये वाला रीजन। अब ये रीजन कौन से हैं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की आपने पढ़ी है, तो उसमें आपने ये चीज देखी होगी 11th क्लास में जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया वाली पढ़ी होगी। तो लद्दाख है, ये भी एक तरीके से क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। साथ में
पूरा हिमालयन रेंज के अंदर बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है, पूरा हिमालयन उसके अंदर बसा हुआ है। टेरेन क्या है, टफ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, बहुत ज्यादा एडवर्स है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो इन सब रीजनों से क्या है, ये डेजर्ट है थार का, ये कच्छ का रन है। तो ये रीजन क्या है, ज्योग्राफिकली क्लाइमेटिकली क्या है, कि सपोर्ट नहीं करते किस चीज को, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को। इसी वजह से इसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन क्या है, डिस्पर्स पाई जाती है। ये वाली जो बेल्ट है आप देख रहे हैं, ये है अपनी गंगेटिक बेल्ट, ये बंगाल तक ये पूरा रीजन, ये क्या है, हाईली डेंस रीजन है। इसके अंदर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन क्या है, काफी ज्यादा है। अब ये कोस्टल रीजन जितना भी है, ये भी लगभग क्या है, हाईली डेंस रीजन है, क्योंकि यहां भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फर्टाइल लैंड है। दोनों कोस्टल के ऊपर जो अपने प्लेन पाए जाते हैं, तो एग्रीकल्चरल और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा रिच हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पे भी डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। और ये जो बीच का रीजन है, ये कंपेरेटिवली क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है। इन डॉट्स को क्या किया जाता है, इनकी संख्या के आधार पे, कई बार इनके आकार के आधार पर भी क्या है, इनको थोड़ा बड़ा छोटा करके पॉपुलेशन को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपकी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें ये मैप दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या चीज होती है, इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के जो कुछ आउटकम्स हैं उनके ऊपर क्या है, अपन बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो क्या है, डेंसिटी में देखी जाती है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इंडिया हैज 382 पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखा जाता है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, 2011 के सेंसस में इंडिया का औसत घनत्व कितना है, 382। ये आपको याद रखना है। पिछले, अब स्टेटमेंट में दे सकता है, पिछले 50 साल में पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और कितनी पहुंच गई है, 260% पर स्क्वायर किलोमीटर लगभग बढ़ गई है। ठीक है, कितनी साल में, पिछले 50 साल में। एज रेंजिंग फ्रॉम 117 से ये शुरू हुई थी, कब, 1951 में, और अब 50 साल बाद 382 तक ये पहुंच गई है। तो आप इसको देख सकते हो, ये दोनों को स्टेटमेंट बना के दो स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई इनमें से कौन सा, एक दो, दोनों ठीक है, एक ठीक है, दोनों ठीक नहीं है। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, किस तरीके से, स्पेशल और टेम्पोरल, अपने दो चीज देखी थी। टेम्पोरल वाली जो बात अपने की थी पहले, जो टेम्पोरल वाला एस्पेक्ट था कि 1951 में कितना था, 71 में कितना था, 91 में कितना था, 2001 में कितना था और 2011 में कितना है। इसमें क्या देखा जाता है, एक ट्रेंड देखा जाता है। जब अपन ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ना किसी चीज का, 1951, तो 1951 में कितना था, 117 था, फिर 2011 कितना है, 382। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रेंड है जिसमें कहेंगे कि भाई भारत का जो जनसंख्या घनत्व का ट्रेंड है वो एक वृद्धि को दिखाता है। तो ये बात, स्टेटमेंट क्या है, एक लगातार सतत वृद्धि को दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो ये जब समय के संदर्भ में किसी चीज के पैटर्न को घटत बढ़त में देखा जाता है तो उसको टेम्पोरल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस बोला जाता है। जब किसी चीज का किसी एरिया विशेष में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको देखा जाता है तो उसको बोला जाता है स्पेशियल एनालिसिस, किसी क्षेत्र में किस तरीके से फैली हुई है। तो अब उसको राज्यों के संदर्भ में इसी चीज को देखेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, स्पेशियल एनालिसिस हो जाएगी अपनी। ठीक है, अब अपन इसको स्पेशल उसमें देखते हैं। हाई डेंसिटी वाले तो स्टेट हैं, जैसे बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है। दूसरे नंबर पे आता है अपना वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश। ये क्या है, अपने टॉप 4 स्टेट्स हैं। तो अपने को क्या है, ये टॉप 4 स्टेट क्या करने हैं, याद रखने हैं। वहां पे क्या है, इनका हायरार्की बना के इनका सीक्वेंस में अपने से सवाल पूछा जा सकता है। इनकी हाईएस्ट का लोवेस्ट का आंकड़ा भी देख के क्या हमसे पूछ सकता है। यूटी में दिल्ली है, उसमें कितना है, 11,320 हाईएस्ट है, और चंडीगढ़ में 9,258 है। ठीक है,
हाईएस्ट किसमें, दिल्ली में, बस अभी ये याद रखना है, फिर इसको लोवेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। मॉडरेट डेंसिटी वाले कौन कौन से हैं, तो हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ये क्या है, मॉडरेट वाले हैं। और दादर नगर हवेली यूटी में मॉडरेट वाले डेंसिटी वाले रीजन में आती है, ठीक है। स्टेट यूटी जो लो डेंसिटी रखते हैं उसमें अपने कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, जो अपन ने देखा था। लोवेस्ट है इसमें कितना है, 17, तो अपने बिहार हो गया कितना, 1106, ठीक है। और लोवेस्ट हो गया 117, कौन, अपना एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, ये क्या है, लो उसको दिखाते हैं। अब आपको एक चीज याद आ गई होगी, असम यहाँ मॉडरेट में डाला है, वहां भी मॉडरेट में था, वहां पर ने मैप में उनके डॉट मैप में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो वहां भी क्लियर हो रही थी, यहाँ भी ये चीज क्या है, क्लियर हो जा रही है। यूटीज में अंडमान निकोबार में 46 है, जो कि देश का लोवेस्ट है। देश में स्टेट और यूटीज में सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। स्टेटमेंट दे दिया आपसे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, यूटी इंक्लूड करते ही सबसे कम में कौन आ जाएगा, अंडमान निकोबार, 46 ओनली। और जब स्टेट स्टेट पूछे तो 117 के साथ कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इस चीज को अपने को क्या करना है, समझना है। अब ये क्या है, अपने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का आपकी बुक में मैप है, तो आप इस मैप को देखें, इसको विजुअलाइज करें। लेस देन 100, ये आपके क्या है, 5 कैटेगरी बनाई है। लेस देन 100 की जो कैटेगरी है, ये देखते हैं कहाँ है, कहाँ होगी, आपके दिमाग में एक इमेज उभरनी चाहिए, जहां पे क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, फेवरेबल नहीं है। तो अपने कहाँ मिलेगी ये अपने को मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में। कितना था, 117। अंडमान निकोबार में अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ कितना था, 46। और इस रीजन में भी, मिजोरम वाले रीजन में भी ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। ये लेस देन 100 में सिर्फ यही रीजन आते हैं। थार का डेजर्ट भी इसमें नहीं आता है। थार का डेजर्ट आता है सर 100 से 400 वाले में, ठीक है। 400 से 800 वाले में कौन सा रीजन आता है, 400 से 800 वाले में रीजन आता है झारखंड, और ये जैसे तमिलनाडु का ये क्षेत्र है, ये वाला रीजन आता है, ठीक है। फिर अपने आता है अबोव 1200 के कुछ पैचेज हैं, जैसे दिल्ली है, ये पांडिचेरी है, ठीक है। ये कुछ कुछ रीजन है, ये क्या है, अबोव 1200 वाले हैं। और 800 से 1200 के बीच में क्या है, ये यूपी है, बिहार है, बंगाल है, केरला है, जो अपने टॉप 4 स्टेट पढ़े थे, वो वाले स्टेट इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या अपने पॉपुलेशन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है मैप के अंदर। वो किससे दिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन को, वो दिखाया था डॉट के माध्यम से। डेंसिटी को किसके माध्यम से दिखाया है, कोरोप्लेथ के माध्यम से। कोरोप्लेथ में क्या किया जाता है, एक कलर शेड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उस कलर शेड को मैथमेटिकल डाटा के हिसाब से गहरा, फिर कम गहरा, फिर ज्यादा गहरा, इस तरीके से उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें वेरिएशन पैदा करके उस चीज को दिखाया जाता है, ठीक है, सिंपल तरीके से। और सारे डायमेंशन को समझना है, ये भी देखते चलना है कि भाई इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अब बताइए आप, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है जब पॉपुलेशन को टेम्पोरल एस्पेक्ट में देखा जाता है। अभी तक अपन किस एस्पेक्ट में देख रहे थे, स्पेशियल एस्पेक्ट में देख रहे थे। ग्रोथ किस एस्पेक्ट में आती है, टेम्पोरल में। जब एक समय विशेष के संदर्भ में जब जनसंख्या को देखा जाता है, उसकी वृद्धि या घटत को देखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रोथ बोला जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में अपने एक चीज आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें हमने क्या देखा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क था। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही शो करता है, हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ को ही दिखाता है, क्वालिटेटिव चीज होती है। जबकि जो ग्रोथ थी वो क्या थी, क्वांटिटेटिव अप्रोच थी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे पॉपुलेशन में भी हो सकती है, हो सकता है ग्रोथ रेट लगातार पॉजिटिव जा रही हो, कहीं पर ऐसा हो कि वो नेगेटिव आई हो, उसमें डिप आया हो। तो ये सारे एस्पेक्ट अपने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स द चेंज अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन ए
पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी एरिया में एक दो समय बिंदुओं के बीच में जो लोग रह रहे हैं उसमें क्या बदलाव आ रहा है, वो ये चीज क्या ग्रोथ है। इट्स रेट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसे किस में दिखाया जाता है, परसेंटेज में दिखाया जाता है। टू कंपोनेंट्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ एज, ये दो चीजें हैं, एक नेचुरल ग्रोथ है, एक इंड्यूस्ड ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ होती है भैया आदमी जन्म ले और मरे, मरने की दर कम है और जन्म लेने की दर ज्यादा है तो ग्रोथ होती चली जाएगी पॉजिटिव। मर ज्यादा लोग रहे हैं, जन्म कम ले रहे हैं तो ग्रोथ हो जाएगी नेगेटिव, पर ये आएगी नेचुरल में। इंड्यूस्ड क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है एक तरीके से जो बाह्य कारकों से क्या होती है, प्रभावित होती है, जो हमने पुश फैक्टर पुल फैक्टर पढ़ा था माइग्रेशन वाला, वो वाली चीज। जब क्या होता है किसी एरिया के अंदर आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होता है, यानी माइग्रेशन, इमिग्रेशन, और माइग्रेशन वाली जो अपने कंसेप्ट पढ़ी थी एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, माइग्रेशन में दो टर्म थी, तो वो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन वाली जो चीज थी, जब वो चीज किसी एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित कर रही हो तब उसको क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड ग्रोथ कहा जाता है। सिंपल, और इसको क्लियरिटी के साथ समझना है क्योंकि ये स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों टर्म को आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक के अंदर। कंटिन्यू जब डेथ और बर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है तो नेचुरल ग्रोथ, और जब उसे बाह्य फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं इनवर्ड आउटवर्ड उसमें देखा जाता है तो इंड्यूस्ड ग्रोथ कहा जाता है। दो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे दिया जाएगा और फिर गलती करना बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। यहाँ पे फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की अपन बात करें तो ये इसमें क्या है, किसी भी देश का या किसी भी चीज, या आप ये मानिए कि आपको अगर अपनी पूरी लाइफ का एक वो बनाना है, चार्ट बनाना है, तो आप उसको क्या है एक अवस्था में बांट लेते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इस तरीके से आप क्या करते हैं बांटते हैं। तो ऐसे ही जब लंबे कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को देखा जाता है तो उसको एक फेज में बांट लिया जाता है ताकि आप उसको बांट के समझ सकें सिंपली और उसको आपस में कंपैरिजन भी कर सकें। तो इसमें अपन देखेंगे फर्स्ट फेज थी वो कब से कब थी, 1901 से 1921 तक। 1901 से 21 की जो फेज थी ये कौन सी फेज थी, अंग्रेजों के जमाने की फेज थी। उस टाइम पे क्या थी, यहाँ पे अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर था, है ना, जो वेलफेयर के काम थे गवर्नमेंट के द्वारा, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वो ना के बराबर किए जाते थे, और महामारी क्या है बहुत ज्यादा हेल्थी थी। तो ये जो टाइम था ये स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ का माना जाता है। इसमें क्या थी, वेरी लो ग्रोथ रेट रही थी, और बीच में 11 से 21 का जो टाइम था, 11 से 21 का टाइम था, इसमें तो ग्रोथ रेट नेगेटिव रही थी। क्यों नेगेटिव रहने का रीजन क्या था भाई, नेगेटिव रहने का रीजन था प्लेग, प्लेग का नाम आपने सुना होगा। तो प्लेग फैल गया था पूरे भारत के अंदर, और प्लेग से क्या कहा जाता है कि बड़े स्तर पे लोग क्या है मर गए थे। अकाल और प्लेग थे, उन्होंने क्या किया था इस दौर में काफी पॉपुलेशन को गिरा दिया था। ठीक है, सेकंड फेज है 21 से 51। इसमें क्या है, पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिली, क्योंकि विश्व युद्धों का जब दौर समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, तो अंग्रेजों की क्या भारत में पकड़ धीरे धीरे कम होती गई। भारत के अंदर खुद उद्योग धंधों और उन चीजों का क्या है थोड़ा थोड़ा विकास होने लग गया। जैसे अपने जमशेदजी टाटा ने 1907 में लोह इस्पात का बना दिया था राउरकेला में। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, जो अंग्रेजों के जो स्थिति कमजोर हुई थी उससे अपनी यहाँ पे एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई थी, बेटर हुई थी। उससे क्या है पॉपुलेशन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, और ग्रोथ क्या है एक स्टेबल ट्रेंड को दिखाती है। फिर है फेज 3 1951 से 1981 तक का ये पीरियड है। इसमें पॉपुलेशन है, इसको एक्सप्लोरेशन का काल माना जाता है, इसको एक तरीके से क्या विस्फोट का काल माना जाता है। ठीक है, तो आपकी में भी ये पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है, जहां पे ये चीज दे रखी है वहां पे इसको क्या है हाईलाइट कर ले मार्कर से, या अंडरलाइन कर ले। कौन से फेज को माना जाता है, थर्ड फेज को विस्फोट का फेज माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई ग्रोथ रेट देखने को मिली 1951 से 81 के बीच में। ठीक है, फेज 5 आई 1981 से अब तक चल रही है। इसमें क्या है दोबारा से डाउनफॉल आना शुरू हो गया। इसके पीछे के क्या कारण है, सरकार के द्वारा जो फैमिली प्लानिंग जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, इकोनॉमी क्या स्ट्रोंग हुई है, तो इससे क्या हुआ है हेल्थ सेगमेंट है वो बेटर हुआ है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, पहले क्या होता था कि रीडर रहता था कि भाई 4 बच्चे हैं तो
हो सकता है उसमें से कुछ मर जाएं। तो क्या उस हिसाब से हर तरीके से सोच के पहले पॉपुलेशन क्या थी, बढ़ जाती थी। अब क्या है, जैसे 2 बच्चों वाली पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो इस तरीके के जो सरकारी प्रयास हैं और जो सामाजिक बदलाव आया है, नीति और नियति जो दोनों में चेंज आया है, उनका सारा मिला जुला असर क्या है, अब 4th फेज के अंदर अपने को क्या है दिखना शुरू हो गया है। पॉपुलेशन क्या है अब धीरे धीरे गिरावट के स्तर को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए अब भी जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, ज्यादा ही है, मतलब कम नहीं है। और 2025 तक हम लगभग 1 अरब 35 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये माना जाता है इफ यू विल स्टॉप द पॉपुलेशन देयर इज नो नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर जनसंख्या वृद्धि को अगर आप रोक दोगे, उसको आप कंट्रोल कर लोगे, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट कब आती है बात, जब पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा हो जाता है, रिसोर्स कम पड़ते चले जाते हैं, तब क्या है रिसोर्स के ऊपर क्या है प्रेशर बन जाता है, ओवरशूट की स्थिति आ जाती है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसका हमने टेम्पोरल देखा, ये फेज थे, ये क्या चीज थी, ये उसका टेम्पोरल था। अब इसका रीजनल यानी स्पेशल पैटर्न ग्रोथ का अलग अलग रीजन में अलग अलग रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज वेरी अनइवन। ठीक है, ऐसी चीज को क्या करना, हाईलाइट करना है। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ही नहीं, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आईएएस तक के एग्जाम के अंदर इसी तरीके के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें इन छोटी सी सहज बातों को दिया जाता है। और जब ये एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन बनकर आती है तो हमारा दिमाग उस टाइम पे उस चीज को रिलेट नहीं कर पाता है, या ये नहीं समझ पाता, हम उस पढ़ते टाइम उस पर क्या है फोकस नहीं करते। एग्जाम में टफनेस कुछ भी नहीं होती। अगर आप इस आंकड़े को पढ़कर चले गए 55.88, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा ही सिंपल पेपर आया था, फैक्चुअल चीजें पूछी थी, हमने कर दिया। आप इसको नहीं पढ़ के गए तो आप क्या कहोगे, यार बहुत बकवास पेपर आया था, बहुत फैक्चुअल पूछ लिया था, हमसे तो नहीं हुआ। यानी कि आपकी आंखों से जो चीज गुजर गई और जिसको आपने इंपॉर्टेंट समझ लिया, वो चीज तो पेपर में जाके आसान हो जाती है। जिस चीज को आपकी आंखों ने कैप्चर नहीं की, यानी जिसको आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझा, वो एग्जाम में जब आ जाती है तो वहां आप होते हो कंफ्यूज, और कंफ्यूज होते हुए आपको पेपर लगने लग जाता है टफ। पेपर टफ या ज्यादा कमजोर कभी भी नहीं होता है। आपकी अप्रोच अगर सही है, पेपर का एनालिसिस अपने सही तरीके से किया है, सही सोर्स से आपने पढ़ा है, जहां पे फैक्चुअल गलतियां नहीं है, तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही निकल जाएगा। आपको कोई ज्यादा जद्दोजहद वहां पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इट रेंजेस फ्रॉम 0.58% नेगेटिव इन नागालैंड टू 558.88% इन दादर नगर हवेली। अब ये बता दी, एक तो इसने क्या दे दिया, यूटी दे दिया दादर नगर हवेली, जिसमें 55.88% ग्रोथ रही है, और -0.58% रही है कहां पर, नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाइए कहां पे, नागालैंड के अंदर। अब नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के एक ये भी विडंबना है कि एक साल तो ये बहुत नेगेटिव वाले बन जाते हैं, एक साल भी ये बहुत ज्यादा ग्रोथ वाले भी बन जाते हैं। क्यों, सेंसस में कई बार इनके कई एरिया के डाटा नहीं लिए जाते, जिससे क्या है इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। ये आपको मैं कंसेप्चुअली चीज समझा रहा हूं कि कई बार ग्रोथ में कई सेगमेंट को इकट्ठा नहीं किया जाता, फिर 2 साल बाद 10 साल बाद जब दोबारा उस एरिया को काउंट किया जाता है तो एकदम से जुड़ जाता है, तो उससे कई बार बहुत ड्रास्टिक अंतर भी अपने को देखने को मिलता है। स्टेट्स की बात की जाए तो मेघालय 27.95, अरुणाचल प्रदेश 26.03, बिहार 25, ये कौन से हैं, हैविंग हाई ग्रोथ रेट। अब देखो आप, अरुणाचल प्रदेश कैसा था, वेरी डिस्पर्स पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा कम बसा हुआ, बहुत ही घनत्व बहुत ही कम था, सबसे कम था 117। ठीक है, मेघालय में भी कम था, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में लगभग कम था, मॉडरेट में सिर्फ एक था, कौन, असम। अब यहां देखो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, वो क्या है, हाई ग्रोथ रेट को दिखा रहे हैं। यूटीज की बात करी जाए तो दादर नगर हवेली, दमनदीप और पांडिचेरी क्या है, बहुत हाई ग्रोथ रेट को दिखा रही है। मॉडरेट को कौन लोग दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्या है मॉडरेट को दिखा रहे हैं। तो मॉडरेट का क्राइटेरिया कितना है इनका, तो ये लगभग क्या है 25 से कम वाले हैं। 25 से कम के जो स्टेट है
वो मॉडरेट ग्रोथ रेट के अंदर है, और 25 से ज्यादा के जो उसको दिखा रहे हैं वो क्या है, हाई ग्रोथ रेट वाले रीजन के अंदर इन्होंने क्या उसको रखा है। ठीक है, लो ग्रोथ रेट वाले जो पॉपुलेटेड एरिया है वो है नागालैंड, ये माइनस में है, लोवेस्ट है, केरला है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, ये क्या है, ये लो ग्रोथ रेट को दिखा रहे हैं। लोवेस्ट का नाम याद रखना है नागालैंड, हाईएस्ट का नाम याद रखना है, हाईएस्ट में किसका नाम आया था, मेघालय। ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसके अंदर है, मेघालय, और यूटी भी आ जाए साथ में तो आ जाएगा अपने दादर नगर हवेली। ठीक है, यूटी लक्षद्वीप है वो काफी कम है, अंडमान निकोबार है वो भी 6.86% की ग्रोथ रेट को दिखाता है। तो ये आपका क्या है, स्पेशल पैटर्न, स्पेशल टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ ग्रोथ, समय के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 11 की तुलना में 1 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में किस तरीके का ट्रेंड है। ठीक है, और वो जियोग्राफिकली एक स्पेस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों एनालिसिस एक तरीके से किसका हो गया, ग्रोथ का हो गया है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन, एडोलसेंट पॉपुलेशन में क्या है, द यूनाइटेड नेशन कंसिडर पर्सन एज्ड 10 to 19 एज एडोलसेंट। ठीक है, किशोर, एक तरीके से किशोर आयु के जो लोग हैं उनकी आयु कितनी है, 10 से 19 के एडोलसेंट पॉपुलेशन के अंदर कौन काउंट करता है, यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है कि ये 0 से 19 का जो क्राइटेरिया ये किसने बनाया है, यूनाइटेड नेशन ने बनाया है, भारत सरकार का क्राइटेरिया नहीं है ये। ठीक है, और एज ग्रुप क्या रखा है इन्होंने, 0 से 19 रखा है। अब ये भी कई बार फर्क आता है, जैसे आप राइट टू एजुकेशन पढ़ोगे उसमें बालक की अलग परिभाषा है, जब आप क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड पढ़ोगे तो वहां बालक की ऑफेंसेज वाले उस सेगमेंट में अलग परिभाषा है, तो बालक की आयु का भी अलग अलग, लेबर में जब आप लेबर पढ़ोगे चाइल्ड लेबर उसमें बालक की अलग परिभाषा है। तो ये परिभाषाएं क्या चेंज होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में अगर दे दे कि ये किसने मानी है तो अपने को एग्जैक्ट पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने मानी है 10 से 19 के बीच में। ठीक है, 1971 से proportion of adolescent population has remained around 21%। हमारे यहाँ पे एडोलसेंट पॉपुलेशन 1971 के बाद से लगभग 21% के आसपास बनी हुई है। डिकेड ग्रोथ रेट ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया इज 12.5% एज पर सेंसस 2011। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है आपके लिए, 12.5% इसकी क्या रही है, ग्रोथ रेट रही है 2011 के सेंसस के आधार पे, और लगातार कितनी लगभग कितनी बनी रही है, इसने समय के आधार पे पूछे तो 21% के आसपास ये टोटल एडोलसेंट पॉपुलेशन बनी हुई है। इंडिया इज ऑन 4th प्लेस इन एडोलसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, आफ्टर पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश। तो भाई दो तो अपने पड़ोसी हो गए, एक तो पश्चिम में पड़ोसी, एक पूर्व में पड़ोसी। पश्चिम में पड़ोसी पाकिस्तान, पूर्व में पड़ोसी बांग्लादेश, दो तो यही हो गए, बीच में एक आ गया नाइजीरिया। ठीक है, तो ये 3 कंट्री हैं जिनके बाद हम चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, फिर बात आती है एडोलसेंट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 85 मिलियन इन 1961 से अब कितनी हो गई है 253.2 मिलियन इन 2011। ठीक है, आपको बस ये फैक्ट के तौर पे याद रखना है। कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट फैक्ट के तौर पे लाइन टू लाइन लिख के दे दिया जाता है, तो जो ये लाइनें आपको दी गई हैं ये आपको टू द पॉइंट याद रखनी है, इनको स्टेटमेंट के तौर पे सीधा का सीधा दिया जा सकता है, कुछ भी आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। सेक्स रेशियो ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 898। ठीक है, 898 फीमेल हैं 1000 मेल के ऊपर, तो सेक्स रेशियो जो नॉर्मल सेक्स रेशियो है उससे भी बुरी हालत है हमारी एडोलसेंट वाले उसके अंदर। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, हमने जो लैंगिक विभेद है उसको कम किया है, एजुकेशन का स्तर बढ़ गया है। एक तरफ ये तस्वीर आती है, जब इस तरीके की तस्वीर हमारे सामने आती है तब क्या होता है,
इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स होती हैं, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, उन सब के अंदर हमारी रैंक क्या है, गिर जाती है। और उससे क्या होता है, हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आता है, वो डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर क्या उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, सम पॉलिसीज लाइक नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 की, ठीक है, फॉर चैनलाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एडोलसेंट बाय गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन। तो प्रॉपर एजुकेशन देकर भाई यूथ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सही दिशा देने की, उनको संसाधन बनाने की कोशिश कर रही है। 2015 में गवर्नमेंट ने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के सोनीपत से उसको क्या किया गया, शुरू किया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको सुधारने की भी कोशिश की गई, ओवरऑल सेक्स रेशियो की भी सुधारने की कोशिश की गई। और हरियाणा इसके अंदर सबसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने वाला स्टेट बन गया है। अभी नीति आयोग की नई जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इस चीज के अंदर, जो कि सबसे वरिष्ठ कंडीशन में था सेक्स रेशियो के अंदर। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के पैटर्न को देखते हैं कि ज्योग्राफिकली मतलब किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लेस देन 10 में एक बार आपको मैं मार्क करके बता देता हूं, वहां भी आपके नाम लिखे हुए थे। केरला है, ठीक है, यहाँ पे गोवा है, ठीक है, और यहाँ पे अपना नागालैंड है। ये क्या है, लेस देन 10% ग्रोथ को दिखा रहे हैं। ठीक है। फिर अपनी बात आती है 10 से 15, तो 10 से 15 अपने यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन, उड़ीसा वाला रीजन, ये वाला रीजन 10 से 15 में आ जाता है। ठीक है। ये उड़ीसा वाला नहीं आएगा, आप इसको ले सकते हो तेलंगाना वाले को। बाकी ये वाला रीजन है जो हिमाचल प्रदेश वाला, ये वाला रीजन इसके अंदर आ जाएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला। 15 से 20 वाले सेगमेंट के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, और ये उड़ीसा और ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है। और अबो 25 की बात की जाए तो बिहार और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या अबो 25 में है। दादर नगर हवेली, अपन ने देखा था अरुणाचल प्रदेश हाई ग्रोथ को दिखा रहा था, और वैसे क्या है, पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्स थी इसके अंदर। ये देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो वहां पे बिल्कुल स्केटर्ड पॉपुलेशन दिखा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन में, ये ग्रोथ में क्या है, अब वो 25% की ग्रोथ रेट को शो कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था इसको कि ये क्या है, अनइवन उसको दिखाता है। अब इससे एक चीज क्या निकल के आती है, स्टेटमेंट, जो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप स्टेटमेंट क्या बन सकता है, अपने दिमाग से कुछ चीजें सोचनी है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टेट बहुत ही, जिनके अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्तर काफी कम था, उन स्टेट के अंदर ग्रोथ रेट काफी ज्यादा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा। सभी स्टेट की बात तो उन्होंने की नहीं जर्नल सेंटेंस में, अधिकांश राज्यों में जिनमें ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन कम था, उनके अंदर ग्रोथ रेट काफी ज्यादा देखी गई है। तो बिल्कुल देखी गई है ये बात, तो ये जर्नल स्टेटमेंट के तौर पे क्या है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये अपना ग्रोथ का जो एक चार्ट है जो आपकी इसमें दिया गया है, डिकेड ग्रोथ रेट को किस तरीके से निकाला जाता है, ये क्या फार्मूला दिया है। 2 ईयर है, एक बेस ईयर होता है जैसे पिछली ईयर, और एक जो करंट ईयर है उसको घटा दिया जाता है। ठीक है। P1 होता है बेस ईयर, और प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन, जैसे अब इस बार 100 है, पिछली बार 90 थी, इसको घटा दिया जाता है, 10 आ गई, फिर 100 गुणे में 100, और इस तरीके से क्या इसको निकाल लिया जाता है, कितनी की ग्रोथ आ गई, 10% की डिकेडुअल ग्रोथ आ गई। ठीक है। ये सिंपल तरीके से आपके सामने फार्मूला है, ये चीज इन्होंने बताने की कोशिश की है। P1 P2 क्या चीज है इसके अंदर, तो P1 है, ये क्या है, स्टार्टिंग जो बेस ईयर लिया उसकी पॉपुलेशन है, P2 है जो प्रेजेंट ईयर है उसकी पॉपुलेशन है। 1901 और से लेकर 11 तक का जो डिकेजुअल जो अपने सामने डाटा है वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो अब देख लो 1911 से में कितनी थी, 5.75 थी, पॉजिटिव में थी। एक ही साल है सिर्फ, क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, याद रखना 1921 का जो टाइम था ना, उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है -0.31। कहते कि भारत की जो दशकीय वृद्धि दर में कहीं भी माइनस में नकारात्मक वृद्धि दर नहीं देखी जाती, तो नहीं, एक बार रही है कब, 1921 से 31 का जो दशक है, 11 से 21 का जो दशक है,
उसमें, और क्यों रही है वो अपन ने बात कर ली। 1900 गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, अब इसके अंदर इस सवाल को आते हुए गलत करना गुनाह हो जाएगा। 1921 के बीच में, ठीक है। क्यों? वो प्लेग व्लेग और महामारी फैली थी, उन सब बातों की वजह से। विस्फोट वाला काल कौन सा है? विस्फोट वाला काल अपन ने देखा था कि ये 51 से लेके 81 वाला विस्फोट का काल था। देखो 13 तक चल रही थी, एकदम से लगभग 10 की छलांग लगा के 21 पे आ गई, और फिर हम यहां तक बढ़ते गए। उसके बाद क्या है, गिरावट देखी जा रही है। तो अब कह देगा, स्टेटमेंट दे देगा कि 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटती बढ़ती रही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होती रही है, घटती बढ़ती रही है, मतलब ऐसा पैटर्न रहा है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। लगातार क्या हुई है, कम होती रही है। 24, 23, 21 और 17 लगातार क्या है, गिरावट को दिखा रहा है, ठीक है। और 51 से लेकर 81 तक लगातार क्या है, ग्रोथ को दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, 71 के बाद 81 में भी थोड़ी सी क्या है, गिरावट ही आई थी, ठीक है। तो 81 का जो हमारा टाइम है, इसीलिए 81 के बाद के टाइम को क्या माना जाता है, घटती हुई जनसंख्या का समय माना जाता है। इसके ऊपर क्या है, विस्फोट का काल था, ये कम वृद्धि दर वाली स्थिति थी। बीच में ये 31 और 41 वाला था, ये स्थिर स्थिति वाला टाइम था। और नेगेटिव वाला टाइम है 1911 से लेके 21 वाला। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इस डाटा को अपने को दिमाग में रखना है। इस डाटा में से आपके लिए एक सवाल हो सकता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या देखा जाता है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में देखा जाता है पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसमें सेक्स रेशियो किस तरीके का है, उसके अंदर रिलीजियस स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है, उसके अंदर लैंग्विस्टिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, देखी जाती है, ठीक है। It is a detailed analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status और लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल करैक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें किस में देखी जाती है, कंपोजिशन में देखी जाती है। पॉपुलेशन वाला वो चैप्टर अपन ने वहां पढ़ा था, याद करो उसमें क्या क्या चीजें थी, सारी यही चीजें थी। इसको ऐसे कैसे याद रखना है, इनको डाल के कंपोजिशन में पूछा जा सकता है, या इनके ऊपर क्या है, सवाल बनाया जा सकता है। रूरल अर्बन कंपोजिशन एक सेगमेंट होता है, उसके अंदर रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। इन इंडिया जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका लगभग 68.84% कैसा है, रूरल है, ठीक है भाई। और कहाँ, गांव में वास करती है। और सेंसस 2011 के अनुसार भारत में लगभग 6,40,867 6,40,861 विलेजेस हैं, और टोटल पॉपुलेशन का लगभग 68.84% क्या है, विलेज में रहता है। परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो रूरल पॉपुलेशन इज हाई इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी है रूरल पॉपुलेशन, लगभग 89%, 89.9। तो इसको अपन कितना मान सकते हैं कि लगभग 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की गांव में रहती है। और बिहार में लगभग 88%, और लो है सबसे गोवा में, कितनी है 87%, सॉरी 37%, और मिजोरम में है 47%। और दिल्ली यूटी अगर इंक्लूड कर दे तो दिल्ली में सबसे कम 2.50% क्या है, रूरल पॉपुलेशन पाई जाती है। अब 68% यहां हो गया, तो आपको जर्नल सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई अर्बन में कितना होगा। तो आपको उसमें कोई ज्यादा एक डाटा आपके दिमाग में रह गया तो आप उस चीज को क्या है, ड्रॉ कर लेंगे। रूरल पॉपुलेशन इन इंडियन स्टेट्स हैविंग हाई प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, वो कौन से हैं, अभी देखा था हिमाचल प्रदेश था 89%, यानी लगभग 90%, बिहार भी लगभग 90%, 88.71%, असम 85% और उड़ीसा 83%, ठीक है। तो ये 4 स्टेट हो गए 80+ वाले। तो इनको क्या है, हायरार्की में जमवा सकता है आपसे, इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनवा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो हाईएस्ट है उनका क्या परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। स्टेट हैविंग मॉडरेट पॉपुलेशन ऑफ रूरल कंपोजिशन, उसमें क्या आएगा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ये क्या है 80 से कम वाले हैं, तो इसे 80 से ज्यादा वाले हैं उनको इन्होंने हाई में रखा है।
80 से कम वाले हैं और लगभग 70 तक को मान लो, उनको इन्होंने किस में रखा है, इसमें रखा है मॉडरेट वाले में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने रखा है मेघालय को, उत्तर प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और झारखंड को। ये नाम जो आपके दिए हैं, इन नाम में से एक एक नाम देके ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में, हाई और प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मॉडरेट और लो प्रोपोर्शन। तो उसमें अगर इस तरीके से आपको दे दे, उनके सामने एक एक वो दे देगा, स्टेट दे देगा, तो उसका मिलान करवा के आपसे सवाल पूछ सकता है। उसमें एक को चेंज करके देगा कि इनमें कौन सा सही नहीं मिल रहा, ए नहीं मिल रहा, बी नहीं मिल रहा, तीनों नहीं मिल रहे, कोई सा एक, इस तरीके से आपसे सवाल बनाया जा सकता है। स्टेट हैविंग लो प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो लो में रखा है इन्होंने गोवा को, मिजोरम को, तमिलनाडु को, केरला को, ठीक है। यूटी में कौन है, दिल्ली है 2.50, चंडीगढ़ है 2.75, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो जिनमें हाई है रूरल, वहां अर्बन क्या है, कम हो जाएगी, जहां अर्बन रूरल कम है वहां अर्बन क्या है, ज्यादा हो जाएगी। हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कौन रखेगा, गोवा। क्यों भाई, गोवा यहां देखो ये क्या है, लो प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन रख रहा था, तो ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 62.17%, ठीक है। मिजोरम 52, ठीक है, मिजोरम भी इसमें कहीं मिलेगा आपको, ये देखो मिजोरम, ठीक है। तमिलनाडु और केरला, तो जब रूरल जिनमें क्या थी, कम थी, वहां पे क्या अर्बन, इसका मतलब ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन की यहाँ पे दो ही तरीके से देखी जा रही है, अर्बन और रूरल, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे यूटी में सबसे कम थी 2.50 के साथ, और चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। रीजन्स हैविंग लो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय। जो ग्रामीण में ज्यादा थे, 80+ वाले थे चारों, वो चारों यहाँ पे क्या है, लो डिग्री वाले स्टेट में आ गए हैं, ठीक है। कोई ज्यादा रटने की चीज नहीं है, एक चीज को याद कर लो, ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाले भी याद कर लोगे तो लगभग आप उस क्वेश्चन को क्या है, अर्बन वाले सेगमेंट को भी क्या है, कर ले जाओगे उसके आधार पर, ठीक है। अब क्या है, रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया। अगला सेगमेंट क्या है, रूरल अर्बन के बाद रिलीजियस कंपोजिशन। ये आपके क्या है, एनसीईआरटी में इस तरीके से इसमें डाटा दिया गया है, ठीक है। इसमें आपसे बहुत ज्यादा इस तरीके की संभावना नहीं है वही क्वेश्चन पूछे जाने की। इसमें आपको क्या करना है, जब आप इस चैप्टर को आपने खोल रखा होगा इस टेबल के जस्ट लेफ्ट साइड में, और इसके एक पैराग्राफ ऊपर वाले पेज पे आप देखोगे तो इसमें क्या, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख रखी होगी। जैसे मुस्लिम्स है तो मुस्लिम टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 14% है, ठीक है। लेकिन ये कहां पे मेजोरिटी में है, कहां पे माइनॉरिटी में है। जैसे लक्षद्वीप में मुस्लिम क्या है, मेजोरिटी में है, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर। केरला में भी इनकी संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कोई जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो आपको क्या है यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। अब इनमें बीच में से कोई गायब करके और इनका सीक्वेंस बना सकता है, ठीक है। तब भी आपको इनका क्या है, सीक्वेंस को ध्यान में रखना है प्रॉपर। इसके सबसे ज्यादा संभावना किसकी है, सीक्वेंस की। सबसे कम ज्यादा पूछे जाने की अगर कोई चीज रहे तो वो भी चीज पूछी जा सकती है आपसे। तो जो पर्शियन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, मेरे हिसाब से जैन से भी, हाँ जैन सबसे कम पॉपुलेशन है अपने इसके अंदर। नॉन स्टेटस वाला आपसे पूछेगा नहीं, जैन पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। जैन कहाँ है, गुजरात और जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है उसके अंदर जैन पॉपुलेशन क्या है, जो है वो इधर ही इसी रीजन में पाई जाती है, ठीक है। ये अपना क्या है, रिलीजियस कंपोजिशन है। ये अपने एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, अपन लिंग्विस्टिक अगर कैरेक्टरिस्टिक की और कंपोजिशन की बात करें तो पहले लैंग्वेज थी 179 और डायलेक्ट्स थी 544। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने के बाद शुरुआत में कितनी लैंग्वेज रखी गई थी, 14 लैंग्वेज रखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लैंग्वेज बढ़ा दी गई हैं और अब 22 लैंग्वेज क्या है, हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो आप कोई नोट ले लीजिए और नोट के ऊपर देखिए कि जो नोट कितने रुपए का नोट है वो कितनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज है, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनली कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो अपनी 22 लैंग्वेजेस हैं।
अब बात आती है द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू फैमिलीज हैं, जो लैंग्वेज की फैमिलीज है। आपके क्वेश्चन का जब ज्यादा संभावना कहाँ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनने की ज्यादा संभावना है। यहाँ से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी लैंग्वेज है। गियरसन सबसे पहले सर्वे किसने किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे, तो गियरसन ने किया था और उसमें कितनी लैंग्वेज या डायलेक्ट्स बताई थी। एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। अब अपने जो फैमिली का क्वेश्चन आता है, इसमें आपके सबसे ज्यादा चांस क्या है क्वेश्चन बनने के हैं, तो एक है ऑस्ट्रिक फैमिली जिसे निषादा भी कहा जाता है, दूसरी है द्रविडियन जिसे द्रविड़ा भी कहा जाता है, जिसमें कितने हैं 20%, इसमें है 1.38%। फिर है सिनो तिब्बतन, सिनो तिब्बतन के अंदर कितने हैं, इसे किराता भी कहा जाता है, इसमें है 0.85%। और इंडो यूरोपियन इस जिसे आर्यन कहा जाता है, इसमें कितनी है 73%। तो अपने पूछे सबसे ज्यादा कौन सी है, तो अपनी सबसे ज्यादा है इंडो यूरोपियन, ठीक है। इंडो आर्यन भी बोल देते हैं इसको, यूरोपियन भी बोल देते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है अपनी, द्राविडियन है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे अपनी कौन सी है, ऑस्ट्रिक है, और चौथे नंबर पर है अपनी निषादा, ठीक है। तो ये 4 सेगमेंट है, इनको हायरार्की में ज्यादा से कम में, कम से ज्यादा में पूछ सकता है। इसके कोई परसेंटेज एरिया को भी पूछे तो 70% से अबोव है, 73% है, तो कहते लगभग 2/3 जनसंख्या भारत की, सॉरी 3/4 जनसंख्या भारत की लगभग आर्यन या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलती है, फैमिली की लैंग्वेज बोलती है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या है, थोड़ा सा भाषा में चेंज करके भी क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये आपके जो कैटेगरीज है, ये जो आपके एनसीईआरटी की टेबल है कि ऑस्ट्रिक जो फैमिली हमने देखी थी इसे निषादा कहा जाता है। दूसरी फैमिली हमने देखी थी द्रविडियन फैमिली देखी थी। द्रविडियन फैमिली में ज्यादातर साउथ की लैंग्वेज है, कौन सी, तमिल, ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, ये लैंग्वेज है द्रविडियन में आ जाती हैं, ठीक है। और साइनो तिब्बतन है, इसमें तिब्बत, म्यांमार, और तो इसकी सब फैमिली की बात की गई है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है, अब आप देख लीजिए। ऑस्ट्रिक है, इसका परसेंटेज याद रखना है 1.38%, इस फैमिली में आता है। इसकी सब फैमिली पूछ ले तो कौन सी है, ऑस्ट्रिक है और ऑस्टियो निसियन है, ठीक है। और ब्रांच कौन सी है, मोनखेमर है और मुंडा है, ये दोनों क्या है, ट्राइबल वो है, मुंडा भी जनजाति है, मोनखेमर भी क्या है, जनजाति है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिक निषादा किस चीज से बिलोंग करती है, ये ज्यादातर ट्राइबल लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है। तो जहाँ ट्राइब्स पाई जाएंगी वहीं ये पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाएगी। मेघालय, निकोबार, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें क्या है, ये वाला जो ऑस्ट्रिक निषादा रीजन फैमिली की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। द्रविडियन है, ये लगभग कितने हैं 20% है। कहाँ पर बोली जाती है, ये बोली जाती है साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन और नॉर्थ द्रविडियन, 3 इसकी क्या है, ब्रांच है। इसकी फैमिली नहीं है कोई भी, ठीक है, सब फैमिली नहीं है, सीधी इसकी सब ब्रांच है। तो जो साउदर्न है उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, सेंट्रल में आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र का रीजन, और नॉर्थ द्रविडियन में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य। अब आपको लगेगा कि यार बिहार में द्रविडियन लैंग्वेज का क्या काम है, भाषा को किस तरीके से देखा जाता है, उसके कुछ शब्द, कुछ जो शब्दावली है वो चलन में होती है, तो वो कहाँ तक उसका प्रभाव देखा जाता है, दूसरी भाषा में कहाँ तक उसके शब्द हैं, उस तरीके से भी उसको, उसके प्रभाव क्षेत्र को देखा जाता है, ठीक है। साइनो तिब्बतन है जो, ये सबसे कम बोली जाने वाली है, ठीक है, इसे किराता भी बोला जाता है। तिब्बतो म्यांमारी है इसमें, और श्यामी चाइनीज है इसके अंदर, ठीक है। इसमें कौन से, तिब्बतन हिमालयन रीजन है, नॉर्थ असम और असम म्यांमारी जो रीजन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में तो तिब्बतन हिमालयन वाला क्षेत्र आ जाएगा, नॉर्थ असमीज में अरुणाचल वाला क्षेत्र आ जाएगा, और असम म्यांमारी में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये अदर जो 5 सिस्टर्स बच गई, 6 सिस्टर्स बच गई, वो आ जाएंगी, ठीक है। इंडो यूरोपियन सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसी की सब फैमिली है। इंडो आर्यन ब्रांचेज हैं, ईरानियन और द्राविडिक और इंडो आर्यन, ठीक है। आउटसाइड इंडिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, गंगेटिक प्लेन में पूरे में लगभग ये बोली जाती है, ठीक है। तो इसे क्लियरिटी से आप समझ गए होंगे। अब मुझे लगता नहीं है इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। इसके
क्या क्या पूछ सकता है, इसकी हायरार्की बना के पूछ सकता है, बोलने वाले परसेंटेज कितने हैं, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इसकी सब फैमिली कौन से की कौन सी है, और किस ब्रांच, इसकी सब ब्रांच या ब्रांच कौन सी है, किस ग्रुप में आती है, ये ग्रुप कौन से का है। जैसे अब ये दे देगा कि नॉर्थ द्रविडियन, तो ये आप आराम से कर दोगे, ठीक है। और द्रेडिक दे देगा, द्रेडिक जो ब्रांच है वो कौन सी फैमिली की है, तो आपको लगेगा द्रविडियन की है, नहीं ये इंडो यूरोपियन की द्राइडिक जो ब्रांच है ये इसकी है। तो ऐसे कोई नाम हो थोड़े से, उनको क्या है आपको याद रखना है, उनके रीजंस को भी थोड़ा सा याद रखना। आप कह दे कि जो उत्तर पूर्व भारत है, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो साइनो तिब्बतन भाषा उत्तर पूर्वी उसमें बोली जाती है, ठीक है। और गंगा का जो मैदान है उस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती है। इस तरीके से आपको क्या है सारे एस्पेक्ट्स को इसके अंदर क्लियर करके चलना है, इसको समझना है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो वर्किंग पॉपुलेशन में भाई कितने लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, उन हिसाब से इसके अंदर चीजें आती हैं। इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको क्या है याद रखनी है, जो भाई सेंसस के अकॉर्डिंग या लेबर ब्यूरो के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन में उन चीजों को काउंट किया गया है, तो उनको आपको एज इट इज याद रखना है। उसमें आपका कोई मेरा कोई उसके अंदर फेरबदल उसके अंदर लागू नहीं होता, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है उसमें वर्किंग में कितना प्रोपोर्शन है वो पार्टिसिपेशन रेट, सहभागिता दर कहलाती है। उसके अंदर कार्य के अंदर कितना सहभागी है जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब ये यहां से आपका सवाल बनता है कि जो 3 ग्रुप बनाए हैं यहां पे बना, मैन वर्कर कितने हैं, तो 183 डे, एक ईयर में 183 दिन जो आदमी 183 डेज जो काम करता है ना वो मेन वर्कर है, ठीक है भाई। मार्जिनल वर्कर जिसे सीमांत बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ए पर्सन हु वर्क्स लेस देन 183 डेज, जो एक आदमी जो 183 दिन से कम काम करता है एक साल में, वो मार्जिनल है। और नॉन वर्कर्स कौन से हैं, जो भाई काम ही नहीं करते, ठीक है, और जो वर्किंग क्लास के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। तो इसमें कौन आते हैं डिपेंडेंट ग्रुप में, जो छोटे बच्चे होते हैं और वृद्ध जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती जाती है देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। तो हम किस बात पे गर्व करते हैं कि भारत एक युवा देश है, हमारे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज है वो ज्यादा है। इसको इसलिए भारत को फ्यूचर की एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा है, जबकि जो यूरोप है और जापान है, जो ऐसे डेवलप्ड देश हैं, उनके अंदर अब क्या है नेगेटिव ग्रोथ रेट आने लग गई है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन की जनसंख्या क्या है वहां पर बढ़ती हुई देखी जा सकती है, ठीक है। पिछली क्लासों की चीजों को भी यहाँ पे अपने को समझ के रिलेट कर लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस it is observed that the proportion of workers both main and marginal is only 39.8%, ठीक है, leaving a vast majority of about 60% non workers। भैया सिर्फ 39% यानी 40% लोग काम कर रहे हैं और 60% लोग उनके ऊपर आश्रित हैं, जो कि एक अच्छी तस्वीर नहीं है देश के फ्यूचर के लिए। डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए हम 2 चीज नहीं कर पाए। एक तो उनको रिसोर्स नहीं बना पाए। रिसोर्स कब बनती है कोई पॉपुलेशन, जब हम उसको प्रॉपर एजुकेशन दें और प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं। तो वो चीज हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या है हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इनको इन कैटेगरीज में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी है 4। तो ये क्वेश्चन बनता है 2011 के सेंसस में वर्किंग पॉपुलेशन को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। एक स्टेटमेंट आ जाएगा 2011 के सेंसस के आधार पे पॉपुलेशन को, वर्किंग पॉपुलेशन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड लेबर और अदर वर्कर्स, ठीक है, इस कैटेगरी में बांटा गया है। और सबसे ज्यादा किस में काम करता है, एग्रीकल्चर लेबर में सबसे ज्यादा काम करते हैं लोग बाग, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किस में काम करते हैं, अदर वर्कर्स, ठीक है। तो ये आपका डाटा है और आपकी उसके अंदर एक ग्राफ बना रखा है। तो ग्राफ को अगर मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता तो वो क्या है क्लियरिटी से आपको उसके जो सेगमेंट्स हैं वो
शो नहीं कर पाता मैं, तो आप उस ग्राफ को खोल के एक बार उस ग्राफ को भी एक पिक्चोरल इमेज अपने दिमाग में बनाएं कि इसमें किस सेगमेंट को किस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, ये जो टोटल बांटा गया है सेक्टर वाइज, किस तरीके से पॉपुलेशन किस एरिया में काम करती है, तो इसमें से क्या क्या चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। देखिए, पहला सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें आती हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आती है। हमने देखा था सबसे ज्यादा किस में थे? एग्रीकल्चर, लेबर में काम कर रहे थे। तो प्राइमरी एक्टिविटी में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट वर्कफोर्स है? वर्कफोर्स का टोटल का कितना? टोटल का वर्कफोर्स ही हमारे यहाँ तो 40% है भाई, 39.8%, और 60% तो हमारे यहाँ पे आश्रित हैं, बोझ बने हुए हैं, और उस 40 में से भी 54% हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री जो वाली जो चीजें हैं उसी के अंदर लगे हुए हैं। इसमें आप एक बड़ा अंतर देख सकते हो कि इसके अंदर लगभग 16 करोड़ 54,47,000, ठीक है, इतना ही याद रखो आप, तो लगभग 16.5 करोड़, ठीक है। और तो मेल और फीमेल लगभग 9 करोड़ किसमें लगी हुई है? एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में अपने एक चीज देखी थी कि वहां पे अपने पढ़ा था कि इंडिया में फीमेल है वो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन वर्किंग पार्टिसिपेशन में ही महिलाओं का रोल बहुत कम है। तो सिर्फ ये वर्किंग पार्टिसिपेशन वाले डाटा हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वर्किंग पार्टिसिपेशन में जो महिलाएं लगी हुई हैं वो 9 करोड़ के आसपास है और 16 करोड़ मेल इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में कितना हिस्सा है ये चीज थोड़ी सी है, लेकिन हाँ मेल इसमें ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी 1.83% है और टर्सरी में लगभग 3.8% है और टर्सरी में लगभग 41% है, ठीक है। तो टर्सरी एक्टिविटी में ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अब अपन ने बात की थी कि प्राइमरी सेक्टर लगभग 54% लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी में इसका रोल अब कितना है? लगभग 15 से 18% के बीच में वेरी करता रहता है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर है, ये रोजगार कितने लोगों को देता है? ये रोजगार कम लोगों को देता है और जीडीपी में इसका कितना रोल है? जीडीपी में इसका 50+ रोल है। लगभग 10% पॉपुलेशन को ये रोजगार देता है, देश की टोटल पॉपुलेशन के 10% को रोजगार देता है, और उसके अंदर काफी ज्यादा इसका। तो ये चीज क्या पैदा करती है? ये पैदा करती है इकोनॉमिक डिवाइड पैदा करती है, एक डिजिटल डिवाइड पैदा करती है। तो 41% टर्सरी सेक्टर में, 54% प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में 3.8 सबसे कम लगे हुए हैं, ठीक है। ये बाकी आपके फीमेल मेल का रेशियो है। अब देखिए इसमें कितना ज्यादा अंतर है, यहां पे लगभग आधे से कम का है, यहां तो ना के बराबर फर्क है। लेकिन टर्सरी सेक्टर में 15 करोड़ पुरुष और मात्र 4 करोड़ ही महिला लगी हुई है, लगभग 4 गुने का फर्क है, जो कि जेंडर के हिसाब से भी और रोजगार के हिसाब से भी टर्सरी सेक्टर है वो क्या है? रोजगार कम दे रहा है, जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, ठीक है। ये चीजें थी जो आपने समझी है। तो आज अपने इंडियन पॉपुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ग्रोथ, ठीक है, उसके और जो कंपोनेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, कंपोजिशंस हैं, उनके बारे में बात की, जिसमें हमने रिलीजियस एस्पेक्ट देखा, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट देखा और वर्किंग पार्टिसिपेशन वाला एस्पेक्ट देखा। अब इसमें आपको क्या करना है, जो चीजें आपको हाईलाइट कराई, अंडरलाइन कराई, वो चीजें क्या है आपको अपनी टेक्स्ट बुक के भी अंदर अंडरलाइन हाईलाइट करनी है। साथ में आपको समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हुए तो देखने हैं। साथ में जो एडिशनल मैटर आपको दिया जाएगा टाइम पे, आपको उसको समय के साथ, शेड्यूल के साथ ही पूरा करना है, क्योंकि आपको जो परफॉर्मेंस करनी है वो अब गिवन टाइम में ही पूरी करनी है। और रही बात एडिशनल, तो एडिशनल बात यह है कि आने वाले टाइम में आपको मोबाइल को एज ए असेट यूज करना है, इसको लत की तरह यूज नहीं करना। सिर्फ आपको अपना वीडियो देखना हो, अपनी ऐप पे कोई डाटा देखना हो, उसमें इसको इस्तेमाल करना है, और आने वाले समय का आपको अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, ताकि आप अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का जो सपना है, अपने आप को जो रिसोर्स बनाने का सपना है, उसको क्या कर सकें? पूरा कर सकें। थैंक यू, बेस्ट विशेस।